सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि ईरान में एक मुसव्विर अपने काम में बड़ा एक्सपर्ट था, बड़ा माहिर था। उसके हाथ से जो फ़न पारा बनता, जो शाहकार करार पाता और हर कोई उसके फ़न का कह लें कि दिल दादा था। उसका काम था ही इतना ज़बरदस्त कि सब तारीफ़ पर मजबूर हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसने बड़ी मोहब्बत से एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें एक आदमी अंगूर का गुच्छा पकड़ कर खड़ा और उसने तस्वीर बाज़ार में एक दरख्त के सामने रख दी। अच्छा, जो कोई भी वो तस्वीर देखता उसकी तारीफ़ के बगैर रह ना सकता, जिससे तस्वीर बनाने वाले को यकीनी तौर पे अच्छा महसूस होता, फ़ख्र महसूस होता, खुशी होती। अब इतने में मुसव्विर के कुछ दोस्त उससे मिलने और मुबारक देने वहाँ पहुँच गए। उनमें से एक दोस्त जो ख़ुद भी मुसव्विर था, उसने तारीफ़ करते हुए कहा कि तुमने अंगूरों का गुच्छा कितना ज़बरदस्त बनाया है। देखो, उड़ती चिड़िया इसे असल समझ कर आती हैं और इन अंगूरों पर चोंच मारती हैं। कमाल कर दिया तुमने। ये थी तो तारीफ़, लेकिन नाज़रीन, इसे सुनकर तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर बड़ा अफसुर्दा हो गया, परेशान हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुमने अंगूरों की तारीफ़ की है, इसका मतलब है कि मुझसे आदमी को बनाने में कुछ गलती हो गई है, वरना चिड़ियाँ जो है अंगूरों की तरह उस आदमी को भी असल समझती और उससे डरती और अंगूरों पर चोंच मारने की जुर्रत भी ना करती। फिर क्या था, मुसव्विर ने वो तस्वीर उतारी और फिर कड़ी मेहनत से एक और तस्वीर बना दी। अब ये तस्वीर बिल्कुल पहली तस्वीर जैसी थी, जिसमें एक आदमी वैसे ही एक अंगूर का गुच्छा लिए खड़ा था। अंगूर ऐसे ज़बरदस्त दिखाई देते थे कि चिड़ियाँ उसे असल समझकर पास आती थी, मगर अब उन्हें चोंच मारने की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो तस्वीर है ना, उसमें जो आदमी अंगूर का गुच्छा लिए खड़ा था, उसकी आंखों में इस कदर गुस्सा भरा हुआ था कि उसे देखकर चिड़ियाँ डर कर उड़ जाती थी। अब इस कहानी का सबक क्या है कि दुनिया में आला मुकाम उन्हीं लोगों ने हासिल किया जिन्होंने खुद अपने आप पर तनकीद की, अपना मुहासिबा खुद किया, तनकीद बर्दाश्त की और दूसरों की तनकीद भी बर्दाश्त की। और वैसे भी जब दूसरा तनकीद करता है या नक्स निकालता है तो इंसान रद्द अमल का शिकार हो जाता है। और फिर अगर इंसान अपने ऊपर खुद तनकीद करे, अपनी गलतियाँ खुद निकाले, तो जितनी ताकत, कुव्वत और जितना वक्त वो दूसरों से बहस में ज़ाया करेगा कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई नक्स नहीं है, वही वक्त लगा कर अगर वो इंसान अपने आप को दुरुस्त कर लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी ना। लेकिन अगर बात करें हमारे माशरे की, हमारी सियासत की, तो हमारी सियासी जो क़यादत है उसकी तो यहाँ अपनी गलतियों पर किसी की भी नज़र नहीं है। सब दूसरों की गलतियाँ और खामियाँ निकालने में लगे हुए हैं। हम मुसलमान हैं और कहा जाता है कि मुसलमान आईने की मानंद है, जो खामी देखता है उसकी इस्लाह की कोशिश करता है। और आपका बेहतरीन दोस्त भी वही होता है जो आपकी इस्लाह करता है, खैर ख्वाह वही होता है ना जो इस्लाह करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे रहनुमा कहलवाने वाले क्या कर रहे हैं? हमने इस्लाह के नाम से इज़्ज़तें उछालना मामूल बना लिया। माशरत हो या फिर सियासत हो, एहतराम ही ख़त्म होकर रह गया। यानी पढ़े लिखे रहनुमाओं से लेकर गली के नुक्कड़ पर जो खड़े हुए लुचे लफंगे होते हैं, वहाँ तक सभी एक ही सफ़ में शामिल हो रहे हैं। तामीरी तनकीद की बजाय लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, लोगों की बेइज्जती की जाती है और खुशी महसूस की जाती है। किसी की बेइज्जती करके खुशी महसूस की जाती है। और तो और मतलब यहाँ तक मामला पहुँच जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें जिससे इंतशार पैदा होता है और इंतशार फैला के बड़ी खुशी महसूस की जाती है। और इंतशार में अवाम का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है, लेकिन पता नहीं किस बात की खुशी होती है इंतशार फैलाने वालों को। अच्छा, जिन कौमों ने नाज़रीन तरक्की की है, उनका राज पता है किस चीज़ में था? इत्तेहाद में। सियासी और मजहबी जो तफरकाबाजी है ना, उसमें किसी की कामयाबी का राज नहीं हो सकता। इन कौमों ने मुनाफिकत, झूठ, वादा खिलाफी, ख़यानत, बददियानती, बेअदबी, जुल्म और सितम जैसी बुराइयों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। और इसके बरक्स हमारे मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है आपके सामने है। तनकीद बराए इस्लाह का नामो निशान मिटा दिया गया हमारे सो कॉल्ड रहबरों ने और तनकीद बराए तनकीद ऐसा रिवाज डाला गया कि हर कोई, आप देख लें, किसी को फॉलो कर रहे हैं। तनकीद करनी, बस पता नहीं कर किस बात पर रहे हैं, करते हैं तो फिर साथ बता दिया करेंगे हल क्या है। अभी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है उसमें जो बात हो रही थी खुद एहतसाबी की, आपने समझी। लेकिन हमारे मुल्क में एहतसाब के कवानीन को लेकर अपोजिशन ने एक अजीब सियासी तमाशा लगा दी है, जिसकी वजह यह बनी है कि लिखत आरिफ अलवी साहब ने ये जो एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है ना, ये ऑर्डिनेंस है क्या? अच्छा, पहले ज़रा क्लिप देखिएगा फिर बात करते हैं। क्लिप चलाइएगा टीम।
जी, तो सुना आपने। अब नैब कवानीन में तब्दीली क्या की गई है, वफाकी वज़ीर कानून ये बता रहे थे, और मैं आपको इस ऑर्डिनेंस के जो चंद अहम नुकात है ना, वो ज़रा बताती हूँ। अभी जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ना, इसमें तब्दीली क्या की गई है? तब्दीली ये की गई कि जो चेयरमैन नैब की तैनाती में सदर को शामिल कर दिया गया, और अब सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है ना, उनके साथ नैब चेयरमैन के लिए जो मुख्तलिफ नाम है उन पर गौर करेंगे, और अगर दोनों के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये मामला भेजा जाएगा पार्लिमानी कमेटी को, जो इस बारे में फ़ैसला करेगी। अच्छा, एक और अहम मामला जिस पर अपोजिशन को बड़ा ही एतराज़ है, वो नुक्ता क्या है कि जी वफाकी और सूबाई काबीना मुल्क की तरक्की के लिए कोई फ़ैसला करती है और ब्यूरोक्रेसी अच्छी नीयत से उस पर अमल दरामद करवाती है, तो नैब को इन मामलात में मुदाखलत करने या तहकीकात शुरू करने का इख्तियार नहीं होगा। अब इसके अलावा टैक्स के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकेगा, और बैंक के मामलात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। अच्छा, एक और आम जो नुक्ता है वो ये है कि जी जब तक नैब के नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो जाता, उस वक्त तक कि जो मौजूदा चेयरमैन है वो काम जारी रखेंगे। अब इस नुक्ते पर अपोजिशन को सबसे ज़्यादा एतराज़ है। नून लीग मुखालिफत में पेश है। मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ज़रा जानने के लिए ना ज़रा ये नून लीगी रहनुमा का क्लिप चलाइएगा टीम, देखिएगा जी। तो जमहूरियत में जो अपोजिशन है वो तनकीद करती है, और ये उसका जमहूरी हक़ होता है कि वो हुकूमत के जिस काम को गलत समझे उस पर खुलकर तनकीद करे, ना कि हुकूमत अपनी गलती के बारे में जो बात हो रही है उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। अब ये तनकीद है, ये मुल्क और कौम के मुफाद में होती है, ऐसा ही होना चाहिए। और अपनी सियासत चमकाने के लिए जब होती तो मुझे बताएं कि फिर अपने मुफादात प्यारे हैं, मुल्क और कौम का मुफाद तो किसी को नहीं प्यारा। अब नून लीग इस ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे रही है। सच है कि अपोजिशन में नून लीग इस ऑर्डिनेंस की सबसे ज़्यादा मुखालिफत कर रही है। नून लीग इसे हुक्मरानों की करप्शन बचाने का काला कानून करार दे रही है, और नून लीग का मानना ये कि इस कानून के ज़रिए हुक्मरानों को करप्शन करने की शायद खुली छुट्टी दी गई है कि वो जिस तरह मर्जी चाहें आवाम को लूट सकते हैं। अभी कौन कह रहा है? नून लीग के ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी नैब के कवानीन पहले ही काला कानून कहलाते थे, अब इस पर मजीद कालक मल दी गई है। और एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुन लें कि जी ऑर्डिनेंस हुकूमत अपनी मर्जी के चेयरमैन नैब को बरकरार रखने के लिए लाई है ताकि अपने मुखालिफिन को तंग कर सके। बहुत गुस्सा है नून लीग को इस ऑर्डिनेंस पर। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट के होते हुए इस ऑर्डिनेंस को लाने की ज़रूरत ही क्या थी। अच्छी, पहली जो बातें हैं ना वो तो तनकीद बराए तनकीद दिखाई देती है, लेकिन इस बात पर बहस हो सकती है कि हुकूमत ये कानून असम्बली में क्यों लेकर नहीं आई है। चलें, अब ना सही, बाद में उसे लाना तो पड़ेगा, इसलिए ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाता है। अब नाज़रीन एक बात ज़रा गौर कीजिए कि बात बड़ी गौर तलब है कि नून लीगी रहनुमा नैब के बारे में ऑर्डिनेंस लाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपने लीगी रहनुमाओं के एतराज़ात प्लस इल्ज़ामात सुन लिए। अब मैं ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, आप सबसे मुखातिब हूँ। आइए ज़रा माजी में झांक लेते हैं। हुकूमत ने जो तरामीम की हैं उनके बारे में आपके जो महबूब कायद नवाज शरीफ साहब हैं वो क्या फरमाते थे, और वो भी उस वक्त जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। आपको याद है? अगर नहीं याद है तो हम मेरे ख्याल से याद करवा देते हैं। चलाएं ज़रा क्लिप नवाज शरीफ साहब का। जी, तो हो गई तसल्ली आप लोगों की। अब आप मुझे बताएं ज़रा, जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे हुकूमत ने उससे हटकर ऐसा क्या गलत कर दिया इस ऑर्डिनेंस में? आप सब बड़े ताने देते हैं ना सादिक अमीन होने के। अब आप भी अपनी सदाकत और अमानत का मुजाहरा करें। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि नैब को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। नैब ब्यूरोक्रेसी को तंग करता है, गलत केसेस पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है, लोगों की इज्जतों को उछालता है, लोगों को काम नहीं करने देता। सरकारी अफसर नैब के डर से काम नहीं करते। ये कौन कह रहा था? ये साहब जिनका नाम है नवाज शरीफ साहब। आपकी याददाश्त के लिए मैं ज़रा ये भी बताना चाहूँगी कि ये नवाज शरीफ साहब ही थे जो सरेआम नैब के क्या कहते थे, नाखून तराशने की, पर काटने की धमकियाँ दिया करते थे। आपको याद होगा। क्या उस वक्त ये सब कुछ हलाल था? अगर था तो फिर अब भी रहने देना हलाल, अब कैसे हराम हो गया? या फिर अगर अब हराम है तो तब भी हराम होगा? ऐसा ही ना नाजरीन। अब बताएं ना नून लीग वाले अवाम को, हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लाई है उसमें वही सब कुछ तो है जिसकी ख्वाहिश खुद नवाज शरीफ साहब करते थे। इन्होंने खुद की काबीना और ब्यूरोक्रेसी के नेक नियति से किए गए काम नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। फिर अब आपको ये नुक्ता हुकूमत की करप्शन बचाने का क्यों लगने लगा अचानक? क्योंकि आप हुकूमत में नहीं हैं, इसलिए इसलिए आप बताएं। अब आप ही मेरे ख्याल से जो बातें कर रहे हैं इसका जवाब मेरे ख्याल से आप लोग ही दे सकते हैं। शायद सिर्फ आप लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? अब आप खुद ही कह दें हम कुछ कहेंगे तो फिर आपको शिकायत होगी। आप तनकीद करें मगर इस्लाह के लिए,
तनकीद बराए तनकीद ना करें। और टैक्स के मामला की तफ्तीश भी अब नैब नहीं कर सकेगा, इसमें क्या गलत है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मलिका बुखारी साहिबा का क्लिप होगा, ज़रा टीम वो भी चलाइएगा। जी सुना आपने, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस मुल्क में नैब के सिवा एहतसाब के जो दूसरे इदारे भी हैं, टैक्स मामलात की जो छान पतक है, नैब का दायरा इख्तियार नहीं है और इसके लिए FBR मौजूद है। और अगर कोई टैक्स चोरी करेगा तो ये मामला नैब की बजाय क्या FBR को नहीं देखना चाहिए? ये मामलात नैब से लेना हुकूमत की बदनीयती कैसे हो सकती है? FIA है, एंटी करप्शन है और भी इदारे, तो सब इदारों को अपना अपना काम करना है ना। सिर्फ नैब के ज़िम्मे सब के काम कैसे लगेंगे? नहीं लगने चाहिए, यही ख्वाहिश है हुकूमत की। अब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? और इन्होंने इस बात को भी रद्द किया जी कि हुकूमत नैब के मौजूदा चेयरमैन को ताहयात इस ओहदे पर रखना चाहती है, बल्कि काम में तसलसल के लिए उन्हें नए चेयरमैन की तैनाती तक काम करने की इजाज़त होगी। अच्छा, इस बात में भी वजन है वैसे कि नून लीग पहले भी नैब कवानीन को काला कानून करार देती रही, लेकिन 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद इस काले कानून को तब्दील क्यों नहीं किया गया? इसका कोई जवाब है? नहीं दें, क्योंकि यहाँ सियासत हो रही है ना, या फिर वही तनकीद बराए तनकीद। अच्छा, मुराद अली शाह साहब का एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि मैंने शाहिद खाकान साहब की बात से इत्तेफाक किया है, वैसे ही मैं मुराद अली शाह साहब की बात से भी इत्तेफाक करती हूँ कि जी पार्लियामेंट के होते हुए ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्या थी। लेकिन मुराद अली शाह साहब, कड़वा सच ये भी है ना कि अहम जो कौमी मामलात हैं उन पर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल बैठने पर तैयार कब हुई है? इंतखाबी इस्लाहत वाली बात इसकी दलील नहीं है क्या? क्योंकि अपोजिशन के सर पे तो एहतजाज का भूत सवार रहा है, या फिर तनकीद बराए तनकीद। अब आप कहते हैं जी नैब कवानीन की बजाय हुकूमत को महंगाई को काबू करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन शाह साहब, कानून साजी से महंगाई कैसे दूर हो सकती है? अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने भी ट्वीट करके ये जो नैब ऑर्डिनेंस है और जो चेयरमैन नैब की तौसीक को गैर कानूनी और हुकूमत की बदनीयती तक करार दी है। अब दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ क्या है कि जी अपोजिशन और अपोजिशन में से ख़ास तौर पर नून लीग जिस तरह के नैब कवानीन चाहती है, ऐसा हो नहीं सकता है। फ़ारूक हबीब साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा सुना आपने फ़ारूक हबीब को, वो भी नून लीग का माजी ढूंढ लाए हैं। फ़ारूक क्या कह रहे हैं कि हुकूमत जब FATF की उलझी जो गुत्थी है ना वो सुलझाने के लिए कौमी सलामती के मामलात पर काम कर रही थी, अपोजिशन ने उस मुश्किल वक्त में हुकूमत की मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहा। दिन रात एक करके 34 नुकात पर मुश्तमिल एक फरमाइशनामा तैयार किया, और वो फरमाइशें ऐसी थीं जो ये लोग नैब कवानीन में चाहते थे। इनका ख्याल था कि जो फंसी हुकूमत है उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। और फ़ारूक ये बता रहे हैं कि जी ये ऐसी फरमाइशें थीं कि अगर हुकूमत मान लेती तो फिर नैब एक लंगड़ा, अंधा, बहरा इदारा बन जाता। यानी नैब के पास अपोजिशन को NRO देने के सिवा कोई चारा न रहता, ऑप्शन ही न रहती। और फ़ारूक साहब के बकौल इसीलिए नून लीग को एहतसाब ऑर्डिनेंस से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ नून लीग का क्या कहना है कि जी वो इस ऑर्डिनेंस को फोरम पर चैलेंज करेगी, लेकिन शेख रशीद साहब इसके बावजूद नून लीग की तकलीफ बढ़ने की पेशगोई कर रहे हैं। चलाइएगा ज़रा शेख साहब का क्लिप। अच्छा सुना आपने, शेख रशीद साहब ने नून लीग के जो ये इल्ज़ाम को बाकायदा रद्द कर दिया कि जी हुकूमत जो है वो पेंडोरा लीक्स में वज़रा को बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाई है। अच्छा, बात भी दुरुस्त है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने अपने वज़रा को बचाना ही होता तो फिर ये जो तहकीकाती सेल है ये क्यों बनाया? ये ना बनाते। और ये बात मानना पड़ेगी कि करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब की ज़िंदगी का बाकायदा एक बड़ा मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग का मकसद करप्शन बचाना है, NRO है जिसके लिए मज़ामत की जा रही है। अच्छा, शेख साहब नून लीग के मुस्तकबिल का ये जो नक्शा खींच रहे हैं वो बड़ा ही तशवीशनाक है। इनके बकौल मरीम नवाज़ के फ़ैसले ना सिर्फ नून लीग को ले डूबेंगे बल्कि शहबाज शरीफ की जो मुफाहमती कोशिशें हैं ना उनको भी ले डूबेंगे, नाकाम बना देंगे। अब मैं कहती हूँ कि नून लीगी रहनुमाओं को ना इस बात पर अब गौर करना चाहिए। अब कर लें गौर, अब नहीं तो कब। अपनी पार्टी की आदत करप्शन मुकदमात को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से अपोजिशन को अब ये मशवरा मान लेना चाहिए कि सियासत उसी वक्त हो सकती है जब मुल्क होगा, इसलिए मुल्क का सोचें। तनकीद बराए तनकीद की जो रिवायत है ना इसको छोड़ दें, बदल दें। तनकीद बराए इस्लाह का रास्ता चुन लें, और ताकि मुल्क तरक्की करे, कुछ बेचारी अवाम का फ़ायदा हो। और अगर रहबरों ने अभी भी अपना चलन नहीं बदला तो फिर यकीन जानिए ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद से अपोजिशन ने PTI हुकूमत को आप देख रहे होंगे कि शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये बदनीयती भी है।
जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी आज 3 साल में इस हुकूमत की जो करप्शन के चर्चे हैं वो अब मीडिया पर हैं, मगर चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं का ये भी कहना था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये काला कानून है, मसाइल की जो बुनियादी वजह है वो नैब कानून और उसका चेयरमैन है। ऐसे शख्स को तौसीह दी जा रही है जो पाकिस्तान और एहतसाब नहीं बल्कि इमरान खान के लिए नौकरी करता है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसके मुताबिक सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। तहम सदर ममलिकत इत्तफाक़ राय न होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। अच्छा, पार्लिमानी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे जिनका काम इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। और ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी, जबकि 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनकी जो अक्सर तरामीम है इसी ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। उनका कहना था कि किसी को एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आए, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमें इस्लाहात ज़रूर करनी चाहिए। हर लॉ में अमेंडमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, वो की जानी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये मेलाफाइडी हो, यानी आप एक चेयरमैन पिछले इतने अरसे से है और आप जब आपके ज़हन में ये है कि हमने इसका टेन्योर एक्सटेंड करना है, तो आपने ना नेगोशिएशन की, ना को हल तलाश किया और फिर ये बहाना बनाया कि अभी डेडलॉक चूंकि हो रहा है तो इसलिए हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहते हैं कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली नॉन एक्सटेंडेबल है। और फिर आप डॉक्टर साहब देखें कि इनका जो आगे ये बता रहे हैं, जो आपने भी अभी बताया कि जी पार्लियामेंट अगर दोनों एग्री ना किए तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजेगा और वहाँ 6 मेंबर होंगे। अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं करते तो पार्लियामेंट के अंदर भी वो 6 पार्टियां अपोजिशन के 6 मेंबर और 6 मेंबर हुकूमत के नहीं एग्री करेंगे। और अगर ऐसे होता है तो फिर क्या होगा? आपका ये ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर साइलेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपके आइन का आर्टिकल 213 और 215 है। 215 कहता है 5 साल के बाद वो चेंज होगा, और जब चूंकि वो एक्सटेंडेबल नहीं था तो इसलिए हुआ ये कि जब पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए तो कोई भी नहीं था और टोटल इलेक्शन कमीशन जो है वो मफलूज होकर रह गया। और इसके लिए मैंने अमेंडमेंट एक प्रपोज की थी जो फिर प्रोसेस में थी, तो मैं चला आया कि जी आपको ये कहना होगा कि इतने टाइम में ये करें। अभी ये बिल्कुल ओपन इन्होंने छोड़ा है और दैट वुड मीन कि जितनी मर्जी है। अभी ये कोई नहीं कहा कि 3 महीनों के अंदर अंदर इसका फैसला होना चाहिए। अदरवाइज चूंकि इनकी पर्पस यही है कि प्रेजेंट जो चेयरमैन नैब है, चूंकि वो उनकी ट्यून पे खेलते रहे हैं और बहुत सारी अभी बारी इनकी आ गई है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सी छूट दी गई है और आगे की है। देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप यही चीजें जो ऑर्डिनेंस में लेके आए हो, पार्लियामेंट मौजूद है, आप अंदर डिस्कस करें और कंसेंसस से कानून लेके आए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आपने वो तो किया नहीं, ऑर्डिनेंस लैप हो जाएगा 90 डेज के बाद, तो उसके बाद फिर आपका वो डेडलॉक होगा और फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत जो है इनका अनफॉर्चुनेटली वे ऑफ वर्किंग एब्सोल्युटली फॉल्टी है। और वो अपोजिशन को जो कि इलेक्टेड लोग हैं और जिन्होंने वोट लिए हैं, जिनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सिफर से ज़रब दे रहे हैं कि हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्ट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट कर लेगा। भाई प्रेसिडेंट फिर क्यों करेगा? अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन आप समझते हैं कि आपकी निगाहों में अभी वो मुजरम बन गया है, वो कन्विक्ट हो गया, तो वो कन्विक्ट तो नहीं हुआ। इंक्वायरियां तो आपके बहुत से मिनिस्टरों के खिलाफ हैं, आपके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, बहुत सी चीजें हैं जो नैब की परव्यू में आ सकती है। तो जब तक कि कोई बंदा कन्विक्ट नहीं होता, कन्विक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी जग हंसाई है। अब्दुल क़य्यूम साहब जी, ठीक है जी जी सही है, आपको लगता है सारी जगह हंसाई है, ठीक है। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप लोगों के पास एक अदालत में जाने का रास्ता तो है ना, लेकिन राना सनाला साहब ये फरमा रहे थे कि जी नवाज लीग के इजलास में जो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने पर पार्टी में इख्तलाफ है,
तो मुस्लिम लीग नून इस मामले पर भी तकसीम नजर आ रही है मुस्लिम नून में, अब यहाँ पे भी आप लोग एक पेज पर नहीं है? नहीं, देखिए ये तकसीम नहीं होगी। आई हैव नॉट हर्ड राना साहब ने क्या कहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे लीगल माइंड्स हैं वो बैठ के तो वो पूरा डिस्कशन करेंगे कि हम इस पे क्या करें। यानी कुछ लोगों की अपनी राय तो कुछ की अपनी राय, वही वाली बात कि फलां की जाती राय, लेकिन पार्टी ने जब डिसीजन कोई लेना होता है अब्दुल कुय्यूम से, मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती कि फलां की राय, मतलब मैक्सिमम लोग अगर एक पेज पर होते हैं तो वो राय फिर सामने आ जाती है, लेकिन जो इख्तलाफात सामने आ गए पार्टी के अंदर, उसकी वजह फिर क्या होती है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे एक फैसला होगा, बावजूद के किसी का अपनी राय है कि इसको ना चैलेंज किया जाए और कुछ कहीं चैलेंज करें, लेकिन जब फिर पार्टी की आदत प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, तो वो सारे मिलके और नवाज शरीफ साहब की मंशा के साथ आगे चलेंगे, तो वो फिर देखेंगे कि क्या करना है। वो पार्टी एक पोजीशन लेगी, बिकॉज पार्टी के कुछ लोगों का ये व्यू है ना कि ये सिर्फ अपनी यानी NRO अपने मिनिस्टरों को और अपने लोगों को दे रहे हैं, और बहुत से लोगों को इस परव्यू से निकाल रहे हैं जिनका फिर आगे कोई हल नहीं। मैं तो आइडियली पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स इफेक्टिव करें, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इनबिल्ट हो, आपकी देखें आपकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, आपकी बैंकिंग कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, आप उनको सिफर से ज़रब दिया हुआ है, और नैब पे आप आए हुए हैं चूंकि नैब के इस चेयरमैन ने आपके बंदों को नहीं पूछा और हुकूमत को रगड़ा दिया, और अभी भी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ 6 महीनों के अंदर हो जाएगा, 25 साल कैद हो जाएगी। इनको पहले ही पता है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कह रहे थे। तो ये मतलब है कि ये माहौल इंटरनल कानून साजी के लिए, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ इसमें अच्छी बातें हैं कुछ, मसलन ये कि इन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो उससे कंसल्ट किए बगैर नैब का चेयरमैन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकेगा या केस नहीं इनिशिएट हो जाएगा, और भी कई चीजें हैं जो शायद बेटर हो, लेकिन इन चीजों को आप पार्लियामेंट में डिस्कस करने से क्यों हेजिटेंट है? ये तो पोस्टेरिटी के लिए है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। इट शुड बी ओरिएंटेड कि हम एंटी करप्शन के जो प्रोसेस है उसको आगे कैसे करें। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि जो नैब का जो एक्चुअल मुकासद में फर्स्ट है वो है कि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर आपका सेमिनार्स हो और आप उसकी एंडेवर करें ताकि करप्शन की तरफ नहीं है, और अवेयरनेस क्रिएट करें। वो तो इन्होंने कभी नहीं की, ये तो बंदे को पकड़ते हैं और वो भी। और अभी अगर नैब के चेयरमैन को ये एक्सटेंड करते जाते हैं तो वो तो ओब्लाइज्ड होगा, अगला भी चेयरमैन आएगा तो वो कहेगा कि अगर लीडर ऑफ द हाउस एग्री ना किया या अपोजिशन तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो गवर्नमेंट को खुश करेगा। अदरवाइज तो उनको पता है ना कि 4 साल का टाइम है, ये 5 साल को खत्म है। अच्छा, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने पर्पसली डिले किया। जिस आपने टाइम की बात की, इतने साल का टाइम है। अब एक सवाल पीटीआई हुकूमत का मेरे ख्याल से बड़ा जायज़ है कि जी जब आपकी हुकूमत थी, आपके पास वक्त था, हुकूमत आपकी थी, आप लोगों के पास पार्लियामेंट में अक्सरियत थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं नैब के कवानीन में तरमीम की? क्या वजह थी जो नहीं की गई? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप, हमारी हुकूमत का यही व्यू पॉइंट था कि कोई भी जो दूररस चेंज आप करते हैं कवानीन में जो पूरे मुल्क को अफेक्ट करती है, उसमें कंसेंसस होना लाजमी है। इसके ऊपर भी कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा था। फिर अगर आपने आइन की अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी है। आप ये देखें, ऑर्डिनेंस तो 90 दिन के बाद लैप्स कर जाता है, फिर आप उसे एक्सटेंड करें जो मर्जी करते रहें। कानून बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना होता है। उस सूरत में हमारे कुछ इख्तलाफात थे, कुछ पीपल पार्टी के साथ, कुछ उस, बट आई क्वाइट एग्री विद यू कि ये कोई बहाना नहीं है। आई थिंक जो पहली हुकूमतें हैं उनको अगर ये पता हो कि ये नैब की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को भी प्रेशराइज किया गया है, ब्यूरोक्रेट्स को भी प्रेशराइज किया गया है, बहुत से लोगों ने गलत चीजें की हैं। अभी ये कहते हैं ना हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं, ये नहीं बताते कि हमने, ये कहते हैं 3 सालों में 538 मिलियन रुपीस लिए हैं। आपके ऊपर खर्च कितना हुआ है, नंबर 1, और आपने कितने पैसे पॉलिटिशियंस जिनको सबसे ज्यादा रगड़ा दिया उनसे आपने रिकवर किए, और आपको मतलब है कि आपने तो नैब वो जो ब्रॉडशीट का केस था उसमें कितने आपने पैसे दिए, वो इससे नफी करके बताएं ना कि इससे तो ज्यादा आपने वो आपने उधर दे दिए थे। तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ जस्टिफाई, आई थिंक कि मैं अगर नैब के चेयरमैन की जगह होता, जस्टिस साहब की जगह, तो मैं ऑटोमेटिकली खुद रिजाइन कर कि जी ये मुझे नहीं एक्सेप्टेबल, आप जो भी है आप अपना नया बंदा चुने जो कि फ्रेश सोच के साथ आए
और मेरे ऊपर अगर अपोजिशन को भी इतराज है तो सॉरी, मेरा टेन्योर खत्म है, आई वुड लाइक टू डू समथिंग एल्स, और किसी और को बुलाएं। अच्छा, मैं लाइटर नोट पे बात करना चाहूंगी अब्दुल कयूम साहब, अक्सर इस तरह के मामलात में कहा जाता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं खुद ये कर देता, लेकिन जब उनकी जगह पे कोई होता है तो फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ के कोई भी नहीं जाना चाह रहा होता, ऐसा है ना? ये मैं लाइटर नोट पे आपका कमेंट चाहूंगी, फिर आगे चलते हैं। ये बताऊं, देखिए मैं डॉक्टर साहब स्टील मिल का चेयरमैन था, और जब मैंने देखा कि उसकी प्राइवेटाइजेशन के अंदर गड़बड़ है तो मैंने लिख के भेजा प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, और वो मेरा लेटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ कि आई एम सॉरी, आई कांट कंटिन्यू अगर आपने इस तरह इसको बुलडोज करना है, क्योंकि ये, और यही बात फिर फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दिस प्राइवेटाइजेशन वाज बीइंग डन एन इनडिसेंट हेस्ट एंड देयर आर एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। तो आई वाज विंडिकेटेड, मैं उधर छोड़ दिया। मैं 3 साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी था। आफ्टर 3 years आई रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर को मुझे फ्री कर दें, क्योंकि बंदा लंबा रहे तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एंड उसके अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर अहमद इज विटनेस टू दिस कि मैं फारग होके चला गया। देखिए ये समझने की बात है, ये ओहदे वक्त कल हम थे, आज हम रिटायर्ड हैं, ये लोग भी कल रिटायर्ड होंगे। तो मेरा ख्याल में हमें पोस्टेरिटी के लिए वो काम करने चाहिए जो तारीख में याद रखे जाएं। ये जो एक्शन ये वेस्ट में कर रहे हैं बुलडोज करके मेलाफाइडी के साथ, आई थिंक ये दिस विल नॉट लिव लॉन्ग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ने दुनिया को खबरदार किया कि भारत में अक़लियती बिरादरी महफूज नहीं है, और इससे पहले कि बहुत देर हो दुनिया भारत की इन हरकतों का नोटिस ले ले। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जो काबिज़ भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों की शहादतों का सिलसिला जारी है, इस पर नोटिस लेना चाहिए। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मज़ीद ये कहना था कि जी आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि खुद भारत में अक़लियती बिरादरी महफूज नहीं है। 3 अक्टूबर को 500 हिंदुओं ने चर्च पर हमला किया। इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब हैं उन पर हमले जारी हैं। बीजेपी और RSS सोच की वजह से भारत में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वो एक अहम दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगी, मगर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत और अवाम आलमी इमदाद के मुंतज़िर हैं। और ख़बर ये है कि बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर अफगानिस्तान अंधेरे में भी डूब सकता है, और जिसके बाद मौसम सरमा में जो आम अफगानी हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद सख्त हो सकती है। अच्छा, अल जज़ीरा में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अफगानिस्तान की जो रियासती पावर कंपनी है उसने अफगानिस्तान में जो मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन से $90 मिलियन इमदाद की दरख्वास्त की, ताकि वो बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पहले ही इन ममालिक को बिल अदा कर सके। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये भारत में जो अक़लियतों पर मज़ालिम जारी हैं, और ये अब से नहीं है, अब तो बहुत हद ही हो गई ना। अब देखें कि वहाँ पे मुसलमान पे किस तरह जुल्म किया जाता है, सिख बिरादरी जो किसान है खासतौर पे वो जो एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। दुनिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा, दुनिया गूंगी है, बहरी है, अंधी है, सिर्फ अपने अपने मुफादात के चक्कर में खामोश बैठे हैं सब। लेकिन ऐसा कैसे चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा क्या? मेरा तो ख्याल कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं इसके अंदर जो बड़ी जी देखने की सितारे रुक रखती है, और वो बड़े अरसे से चला आ रहा है। आपको पता है सिक्स मुसलमानों की तो बात आप छोड़ दें, सिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत परसेंटेज है उनकी इंडिया के अंदर। जहाँ तक आप कारोबार से लेके सोशल लाइफ से लेके आर्म फोर्सेस से लेके गवर्नमेंट फंक्शनिंग से तक चले जाएं, तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो रिजाइड करती है, और हुकूमत है पंजाब में। बट यू नो कि सिक्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिख, वो हिंदू कंसिडर किए जाते हैं जी। क्योंकि अगर सिख जो है उनको वो हिंदू कंसिडर ना करें तो हिंदुओं की परसेंटेज इंडिया में कम हो जाती है, और वो अपने रिलीजन को एज ए सिख डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो माइनॉरिटी का जब आप नाम लेती है तो जो मुसलमान भी आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जोरिस्तानी पारसी जो होते हैं, ये मेन माइनॉरिटीज हैं इंडिया का। तो अब इसके अंदर जो कोटा है माइनॉरिटी का, वो असल में कास्ट ग्रुपिंग जो होती है उनकी, जो जिसको वो कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस,
उसके अंदर से वो निकाला जाता है। और आप इन माइनॉरिटीज की तो बात छोड़ दें, उनके अपने मजहब के अंदर, उनके अपने हिंदुओं के अंदर भी दो चीजें हैं। जैसे आपने देखा ना कि अपना अगर आप हिंदू मेजॉरिटी की स्टैटिस्टिक्स निकालें तो वो 7.8% हिंदू आते हैं, कोई 14.2% मुस्लिम हैं और 2.3% क्रिश्चियंस हैं, तो बुद्धिस्ट वगैरह जो हैं। लेकिन ये 79.8% हिंदूज आप काउंट करते हैं, ये सिखों को मिला के हिंदूज काउंट करते हैं 79.8%। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इन हिंदुओं के अंदर दो जो है कास्ट हैं, जिसमें बुनियाद बेसिक कास्ट जो है वो ब्राह्मण है और दूसरे दलित हैं जिनको ये अछूत कहते हैं। दलित की जो परसेंटेज है वो ब्राह्मण से ज्यादा है। लेकिन जहां तक आप वहां पे मजहब की फॉलोइंग की बात करें, उसमें ये दलित हैं, इनको ब्राह्मणों के मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मुसलमान तो छोड़े, ये इनको भी जो है वो अछूत कहते हैं, उनको ये जानवरों से तशबीह देते हैं। तो ये है इंडिया के जो हिंदुत्व का जो है मजहब, हिंदू मजहब की एज ए मजहब में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हिंदुत्व और ये जो हिंदू रिलीजन का एक्सट्रीम वर्जन है, उसका अगर आप चेहरा खोल के देखें तो वो बड़ा डार्क चेहरा है। वो सिर्फ इन माइनॉरिटी नहीं, उनके अपने मजहब के अंदर इतना, उनके अपने हिंदुओं के अंदर इतनी कास्ट सिस्टम से वो इतना जुल्म करते हैं दलित पे। ये ब्राह्मण के आगे फिर 5 कास्ट हैं, कास्ट्रियां हैं और इस तरह करके वर्किंग हो। तो ये जितना जुल्म दलित पे करते हैं, जब ये दलित पे इतना जुल्म करते हैं तो आप सोचते हैं कि माइनॉरिटीज पे कितना जुल्म करते हो। लेकिन इन तमाम चीजों को जानते हुए और इन तमाम चीजों के होते हुए दुनिया क्रिश्चियंस हैं 2.3%, यानी एक दफा एक टाइम ऐसा था कि क्रिश्चियंस को गाड़ियों में करके चर्च बाहर लगा दी गई थी, अगर आपको याद होगा। लेकिन दुनिया उस पर नहीं बोलती, अमेरिका भी उस पर नहीं बोला। अगर यही चीज खुदा ना करे पाकिस्तान में हो जाए तो पूरे दुनिया के कान भी खड़े हो जाते हैं, नाक भी खड़ी हो जाती, बाल भी खड़े हो जाते हैं और भां भां करके चीखने लगते हैं कि जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। इंडिया के अंदर जब होती है तो उनकी आंखों के अंदर टुकड़े पड़ जाते हैं, या ऊपर ये कोई वो जो ऑपरेशन करके इंडिया आंखों का ऑपरेशन करके जो कवर लगाया जाता है वो पहन लेते हैं। और ये चीजें कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का रिलीजन, ये हिंदुत्व जो है, इसका एक नेक्सस हो गया है। अभी एक ज़ायनिज्म की जो लॉबी है, जो हाई ग्रेड ज्यूज हैं, जो एवोलॉजिकल ज्यूज हैं, उनका और हिंदुत्व का, और वो दोनों जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों पे। आपने देखा वो दोनों जुल्म ढा रहे हैं माइनॉरिटीज पे। जो कुछ आप देखती हैं, जो कुछ पैलेस्टाइन में हो रहा है, वही चीजें कश्मीर में हो रही हैं, वही चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं, वही चीजें माइनॉरिटीज में सिखों की जा रही। तो ये इनका एक बहुत गंदा और डार्क चेहरा है, जिसको बुनियादी तौर पे क्रिएट किया है फैशिस्ट नरेंद्र मोदी ने और उसके जितने गमाश्ते हैं, बीजेपी के बाबू बजरंगी जैसे और इस किस्म की जो दहशतगर्द हैं, जो कहते हैं कि जी हमने आग भी लगाई गुजरात में, मुसलमानों को पेट्रोल के ऊपर भी लेके आए, औरतों के जो फैमिली वे में औरतें थी उनके पेट चाक किए, उनका फीटस निकाला, उसको भर में ये कन्फेशन मौजूद है। और फिर मेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने मुझे बचाया। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भयानक और काला चेहरा है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा उन्होंने दौरा पाकिस्तान से पहले ही ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये समझें कि एक बार फिर से डूम और कहने आ रहे हैं? यार ना ही आए तो अच्छा है। मतलब ये जो है ना झूठ और पलंदा और हिपोक्रेसी का जो प्रोडक्ट है अमेरिकन लीडरशिप, ये झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, मतलब है इसकी जो एक कॉम्प्लेक्स है, the American Congress leadership is, ये जो है ना, they are combination of hypocrites, they are combination of liars and liars at the international level। झूठ बोलते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं। ये अब इनको पैलेस्टाइन नजर नहीं आता, इनको कश्मीर नजर नहीं आता, इनको अफगानिस्तान नजर आता है, क्योंकि वहां पे इनको फूक चाटना पड़ा है। They have been defeated badly। इतनी बुरी तरह इनको शिकस्त हुई है कि ये शर्मनाक, इनको शर्म भी नहीं आती उस शिकस्त के बाद कि ये कबूल कर लें कि जी हमने जुल्म किया है, वहां पे हमने औरतों की ऑब्रीरेजी की है, हमारी फौज ने अफगानिस्तान को तबाह किया है। कहते हैं जी हम जमहूरियत लेके आ रहे। एक प्रेसिडेंट कहता है वो बुश के खिलाफ
वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए जिसने दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई। सिगार की रिपोर्ट खुद कहती है कि अफगानिस्तान में नाकाम इसलिए हुए कि अफगानिस्तान जो उठ के इराक चले गए थे इराक को तबाह करने के लिए। तो देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिपोक्रेट्स एंड लायर्स जो दुनिया के लेवल पे झूठ, वो यही झूठ आके वो पाकिस्तान में बोले। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि जी आपने जो 20 साल तबाही की है अफगानिस्तान में, आपने कितने दहशतगर्दियों को मारा वहां, और अगर मारा था वहां अमन क्यों नहीं आया? आपने इराक में कितने लोगों को मारा, अगर मारा तो वहां अमन क्यों नहीं आया? वी शुड आउट आस्क ए काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम देम, और हमें अपना नैरेटिव पे, हमारे पाकिस्तान में तो कोई दहशतगर्दी नहीं है। आप जो नाकाम हुए हैं, यू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड द हेवीएस्ट पॉसिबल डिफीट इन योर लाइफ एंड यू डोंट फील शेम फॉर दैट। तो ये इस किस्म की चीजें तो ये कहेंगे आगे, क्योंकि इन्होंने अपनी शिकस्त का मलबा किसी पे तो ट्रांसफर करना है ना, और जब शिकस्त का मलबा ट्रांसफर अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास आखिरी 2 से 3 मिनट है। मैं आपकी ज़रा मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जो अफगानिस्तान की जो इमदाद के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही, तो क्या ये जो मगरबी ममालिक हैं, आपको लगता है कि ये चाहते हैं कि जी तालिबान उनकी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए पहले, तब वो माली इमदाद के लिए तैयार हो जाएंगे? या फिर हम कह सकते हैं कि उनको खदशा है कि अगर माशी लिहाज से मजबूत हो जाए तालिबान तो इनके लिए खतरा बढ़ जाएगा, इनके लिए खतरा बन जाएंगे वो तालिबान? उनकी एक स्ट्रैटेजी है ना, उन्होंने तो अपने स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है। दे आर नॉट वरीड के तालिबान वहाँ पे भूख होती है, नंग होती है, वहाँ पे लोग डिप्राइव होते हैं, औरतें बीमारियों से मरती हैं। अगर वो वरीड होते तो 20 साल अफगानिस्तान को क्यों तबाह करते, इराक को क्यों तबाह करते? उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अफगानिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन आए। उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि तालिबान जो है वो बेगिंग, वो लोग दुनिया से कहते रहे कि हमारी मदद हो। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो दे आर वर्किंग, दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रैटेजी। उन्होंने कोई चीज़ अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान टोटली, वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। उनकी फौज नहीं चाहती थी अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, इसलिए उनके दरमियान, और उन्होंने अशरफ गनी जैसे जो है वो चोर को रखा हुआ था वहाँ पे, तो वो नहीं चाहते थे। तो वो जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फरीद दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।